स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जनरल, ठीक है। आर्मी कमांडर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। कमांड कमांडर मेजर जनरल होता है। सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर होता है। और बटालियन कमांडर कौन होता है? कर्नल होता है। कंपनी कमांडर मेजर होता है, ठीक है। सेक्शन कमांडर हवलदार होता है। देखते हैं आगे, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों इस समय हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका नाम श्री रामनाथ कोविंद है। भारत के प्रधानमंत्री का श्री नरेंद्र मोदी नाम है। और रक्षा मंत्री का श्रीमती निर्मला सीतारमण। और जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है। और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो जो मुख्यमंत्री वगैरह ये आप अपने अपने राज्य के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं यूपी का बता रहा हूँ, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर आगे देखते हैं, इन्फेंट्री बटालियन का सबसे वरिष्ठ जेसीओ पद का नाम क्या होता है? जो इन्फेंट्री बटालियन का सबसे वरिष्ठ जेसीओ होता है उसके पद का नाम सूबेदार मेजर होता है, ठीक है। ये जेसीओ होता है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्मी का मेजर नौसेना के किस अधिकारी के समतुल्य होता है? समतुल्य या बराबर, ठीक है। आर्मी का मेजर रियर एडमिरल के बराबर होता है, ठीक है। नौसेना का रियर एडमिरल और आर्मी का मेजर दोनों बराबर होते हैं। फिर देख लीजिए, सेनाओं को दिए जाने वाले 3 वीरता पदक के नाम लिखिए। 3 वीरता पदक हैं, पहला है परमवीर, दूसरा है महावीर, तीसरा है वीर चक्र, ठीक है। और भी है कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र और भी हैं, ठीक है। सेना मेडल वगैरह कई हैं। तो अगला देखते हैं, सिग्नल कोर का मौलिक कार्य क्या होता है? जो सिग्नल कोर होती है आर्मी में उसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा सेनाओं के अंदर संचार की व्यवस्था करना, और सिग्नल कोर का मुख्य कार्य है यही, ठीक है। फिर अगला है, सिग्नल संचार व्यवस्था किस प्रकार अनुशासित होती है या किस प्रकार काम करती है? तो सिग्नल संचार प्रणाली मुख्यतः चैन ऑफ कमांड के अतिरिक्त 1 अप 1 डाउन के आधार पर चलती है। चैन ऑफ कमांड और 1 अप 1 डाउन के आधार पर, ठीक है। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, युद्ध में इंजीनियर कोर की क्या भूमिका होती है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र के अंदर या बाहर हर प्रकार के यांत्रिक कार्य इंजीनियर कोर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, युद्ध में तोपखाना का प्रमुख कार्य क्या है? तोपखाना को आर्टिलरी बोलते हैं। आर्टिलरी, इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आर्टिलरी का प्रयोग भारत में किसने किया? बाबर ने, ठीक है। इसका श्रेय बाबर को दिया जाता है। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तोपों का जो प्रयोग किया था, ठीक है, आधुनिक समय में वही आर्टिलरी का रूप ले लिया है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, युद्ध क्षेत्र में ऐसी मारक श्रेष्ठता हासिल करना जिससे दुश्मन ना तो हमारे अभियान में दखलंदाजी कर सके और ना ही अपना अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके, ठीक है। आर्टिलरी का ये रोल होता है। फिर देखते हैं, बख्तरबंद आर्मर का लड़ाई के मैदान में क्या भूमिका होती है? आर्मर का, जो आर्मर होती है उसकी क्या भूमिका है? बख्तरबंद सेना की भूमिका आक्रमण और बचाव दोनों प्रकार की कार्यवाही में चलते हुए लगातार दुश्मन को बर्बाद करना होता है, ठीक है। आक्रमण भी करती है, बचाव भी करती है और लगातार दुश्मन को बर्बाद भी करती रहती है बख्तरबंद गाड़ी, ठीक है। फिर अगला है, थल सेना की युद्ध क्षेत्र में क्या भूमिका है? दोस्तों थल सेना को बोलते हैं इन्फेंट्री आर्मी। इन्फेंट्री क्या है इसकी भूमिका? नज़दीकी लड़ाई में दुश्मन को मार गिराना तथा दुश्मन के इलाके को कब्जा करने में थल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। फिर आर्मी मेडिकल कोर को एएमसी शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सेना के अंदर बीमारियों की रोकथाम करना तथा बीमारी व घायलों की चिकित्सा करना होता है, ठीक है, बीमार व घायल लोगों की चिकित्सा, ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, आर्मी के मध्य कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्मी के मध्य कमान का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है। और आर्मी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? वो शिमला में है, ठीक है, शिमला में है जो उसका ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अगर पूछ लेगा आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है केवल, तो वो दिल्ली में है, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर नेवी का लेफ्टिनेंट सेना के किस अधिकारी के बराबर होता है? तो कैप्टन के बराबर होता है, ठीक है। फिर अगला है, सेना का कर्नल वायुसेना के किस अधिकारी के समतुल्य होता है? ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है, ठीक है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा ठीक से, ठीक है। सुरक्षा सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सुरक्षा सेना का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाना तो वहाँ आप इसके बारे में ई से मत लिखने लगना। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बस सुरक्षा सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। जैसे एनसीसी का मोटो क्या होता है, मोटो क्या होता है, एकता और अनुशासन। तो वैसे ही ये जो सुरक्षा सेना है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, शांति काल में सेना क्या कार्य करती है। ठीक है, देख लीजिए, हरदम तो देश के अंदर आक्रमण होते नहीं रहते, पर जब हरदम या तो युद्ध होता नहीं रहता है, पर मान के चलिए अभी पीस टाइम चल रहा है तो शांति काल में सेना क्या करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीधा 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो शांति काल में सेना का कार्य क्या होता है, युद्ध के लिए प्रशिक्षण करना, और दूसरा राष्ट्र निर्माण का कार्य करना। ठीक है, तीसरा होता है आपत्ति काल में सहायता देना। कभी कभी देश में आपत्ति काल नहीं आ जाता, जैसे बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ सेना को लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है शांति स्थापना में सरकार की मदद। ठीक है, शांति बनाए रखने में भी सेना मदद करती रहती है। और नागरिक का प्रशिक्षण। ठीक है, नागरिकता का प्रशिक्षण, यहाँ नागरिकता होगा। ठीक है, फिर है अगला हमारा जो रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, फिर अगला स्ट्रेटजिक कमान का प्रभारी किस ओहदे के अफसर को बनाया जाता है, तो एयर मार्शल को बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक कमान का प्रभारी। फिर अगला है सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है, जो दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, फिर अगला है मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों देख लीजिए, मंत्रिमंडल, हमारा जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारतीय सेना में रेजिमेंट प्रणाली प्रचलित है, आपने सुना नहीं होगा, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। ठीक है, तो भारतीय सेना में रेजिमेंट प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, संचालन और भौगोलिक दृष्टि से इसे 7 कमानों में बांटा गया है। जितनी रेजिमेंट हैं इन सभी को 7 कमानों में बांटा गया है। देख लो, ये एक मैप के तरीके है। ठीक है दोस्तों, जो ये सबसे ऊपर उत्तर होता है ना, तो उत्तरी कमांड कहाँ है, उधमपुर में, उधमपुर है, तो ऊ से उत्तरी हो गया और ऊ से उधमपुर हो गया। ठीक है, कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर जो पूर्वी कमांड कहाँ है, पूर्वी कमांड कोलकाता में है, तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, मान के चलो कि समुद्र तट के किनारे बंगाल है, बंगाल में कोलकाता है, तो सब कोलकाता में जो पूर्वी कमांड है वो हमारा सेना का कोलकाता में है। ठीक है, फिर जो पश्चिमी कमांड है पश्चिमी कमांड हमारा कहाँ है, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर जो पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है, वेस्टर्न साउथ कमांड कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी कमांड है वो पूना में है, और जो सेंट्रल कमांड है ये लखनऊ में है। ठीक है, और जो इसका ट्रेनिंग कमांड था वो शिमला में है। तो देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ भी लिखा था कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो उत्तरी कमांड है उधमपुर में, दक्षिणी कमांड है पूना में, पूर्वी कमांड है कोलकाता में, पश्चिमी कमांड है ये पूर्वी कमांड है कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी कमांड है चंडीगढ़ में, दक्षिण पश्चिमी कमांड है जयपुर में, ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, सेंट्रल कमांड है लखनऊ में। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। फिर है सेना का मुख्यालय कहाँ है, सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जो सेना का नेतृत्व करता है वो कौन करता है, कमांडिंग इन चीफ। कमांडिंग इन चीफ का किस रैंक का होता है, जनरल होते हैं, इनको जनरल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आप बताइए इस समय हमारे भारत के जनरल कौन है। ठीक है, बहुत ही कड़क आदमी है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत पढ़े लिखे। ठीक है तो उनका नाम आप बताइए कमेंट में, भारत के जनरल इस समय कौन है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न एनसीसी में, करंट में। ठीक है, थल सेना की शाखाएं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, पहली जो होती है वो गैर तकनीकी, यानी कि ये टेक्निकल नहीं होती, इसका सिर्फ काम क्या होता है, लड़ाकू शाखा भी इसको कहते हैं। ये क्या करती है, सिर्फ लड़ाई करती है। ठीक है, सिर्फ दुश्मन से मोर्चा लेती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रमुख इसमें आती है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी। ठीक है, फिर देख लेते तकनीकी शाखाएं। ठीक है, टेक्निकल ब्रांचेस,
तो टेक्निकल ब्रांचेस में आता है कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। कोर ऑफ इंजीनियर्स का क्या काम होता है और कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर्स, इसको शॉर्ट में EME भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कार्य होता है आर्मी में तार बेतार की मरम्मत करना, ठीक है। ऊपर हम देख चुके हैं इसके बारे में। अब देख लीजिए रक्षा सेवाओं में कमीशन्ड रैंक। तो तो ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे थे जैसे पूछ लेता है थल सेना का कोई अधिकारी है तो वो नौसेना के किस अधिकारी के समतुल्य होगा, वायुसेना के किस अधिकारी के समतुल्य होगा। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। देख लीजिए जनरल होता है जो नौसेना के एडमिरल के बराबर होता है और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के बराबर होता है, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट होता है वो नौसेना के वाइस एडमिरल के बराबर होता है और वायुसेना के एयर मार्शल के बराबर, ठीक है। जो मेजर जनरल होता है वो नौसेना के रियर एडमिरल के बराबर होता है और वायुसेना के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है, ठीक है। जो ब्रिगेडियर होता है वो नौसेना के कोमोडोर के बराबर होता है और वायुसेना के एयर कोमोडोर के बराबर, ठीक है। जो कर्नल होता है वो नौसेना के कैप्टन के बराबर होता है और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के बराबर, ठीक है। जो थल सेना का लेफ्टिनेंट होता है वो नौसेना के कमांडर के बराबर होता है और वायुसेना के विंग कमांडर के बराबर होता है, ठीक है। जो थल सेना का मेजर होता है वो नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है, ठीक है। और वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होता है, ठीक है। जो थल सेना का कैप्टन होता है वो नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है और वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। थल सेना का जो लेफ्टिनेंट होता है वो नौसेना के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है और वायुसेना के फ्लाइंग अफसर के बराबर होता है, ठीक है। फिर आगे कुछ देख लेते हैं। भारतीय सेना की बुनियादी संरचना देख लीजिए, ठीक है। जो सब डिवीज़न ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ऊपर से शुरू है, मान के चलो थोड़ा से देखते हैं, ये बड़ा है तो फिर उससे छोटा फिर छोटा, ठीक है, ऐसे शुरू है। तो पहले होता है डिवीज़न। तो डिवीज़न में देखिए क्या होता है, प्रत्येक डिवीज़न मेजर जनरल रैंक के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिसको शॉर्ट में JOC कहते हैं, ठीक है, के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इसमें कितने 15,000 लड़ाकू सैनिक होते हैं और 8,000 सहायक तत्व होते हैं, ठीक है। प्रत्येक डिवीज़न में कई ब्रिगेड होती हैं, ठीक है। ब्रिगेड देख लीजिए, एक ब्रिगेड में करीब कितने 3,000 लड़ाकू सैनिक होते हैं और इसी में सहायक तत्व भी होते हैं, ठीक है। जो इसकी कमान ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर के नेतृत्व में होती है, ठीक है। और एक ब्रिगेड में कई बटालियन होती हैं, ठीक है। अब एक बटालियन में 9 से अधिक लड़ाकू सैनिक होते हैं। इसका नेतृत्व कर्नल करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि किसका नेतृत्व कौन करता है, बटालियन का नेतृत्व कर्नल करता है, ठीक है। यह सेना की मुख्य लड़ाकू इकाई है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट हो गया ना, यहाँ पर सीधा यहाँ से आप पूछ सकता है 2 नंबर में कि सेना की मुख्य लड़ाकू इकाई कौन सी है, तो बटालियन है। और बटालियन का जो मुख्य लीडर होता है कौन होता है, कर्नल होता है, ठीक है। एक बटालियन में कई कंपनी होती हैं, ठीक है। अब कंपनी आ गया, एक कंपनी में कितने 120 सैनिक होते हैं, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका नेतृत्व मेजर या कैप्टन रैंक का अधिकारी करता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं प्लाटून। एक प्लाटून में प्रायः 32 सैनिक होते हैं, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता है, कैप्टन अथवा लेफ्टिनेंट के द्वारा किया जाता है प्लाटून का नेतृत्व, ठीक है। और इसका कभी कभी JCO भी करता है। JCO कौन होता है, सूबेदार रैंक का अफसर, ठीक है। इसका नेतृत्व करता है। एक प्लाटून में कई सेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर जो सेना की सबसे छोटी इकाई होती है कौन सी होती है, सेक्शन होती है, ठीक है। और एक सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं, ठीक है। इसका नेतृत्व हवलदार रैंक का अफसर नहीं है, हवलदार रैंक का व्यक्ति का लीडर करता है, ठीक है, इसका नेतृत्व, जो एक नॉन कमीशन्ड अधिकारी होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कुछ दोस्तों, मतलब कि जो हमारे संस्थान है मिलिट्री ट्रेनिंग केंद्र, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट की चर्चा कर लूँगा, तो आप और सभी की बात मैं नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की बात करूँगा, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं कि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो देख लीजिए ये ऐसा है, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो विकिपीडिया में देख लीजिएगा, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी
सॉरी, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला पुणे में है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ठीक है। फिर एक है नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। अब यहाँ आप लोग गड़बड़ा नहीं जाना, मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज में अंतर है। जो एकेडमी वाला है वो खड़गवासला पुणे में है, जो डिफेंस कॉलेज है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर कॉलेज ऑफ कम्बेट। कॉलेज ऑफ कम्बेट कहाँ है? ये मऊ में है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये है दोस्तों, ठीक है। खड़गवासला पुणे वाला नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, जो आर्मी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वो पुणे में है, ठीक है, बहुत फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है, ये इसका चित्र है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग ये कहाँ है? ये पुणे में है, ठीक है। यहाँ पर कौन पढ़ता है? जो उस्ताद होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, ठीक है, जो रंग रूटों को ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है, पुणे में, ठीक है। फिर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ पर है? गुलबर्ग में है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो आपको दोस्तों समझ में आया हो, ठीक है, तो कमेंट करिए हमको, ठीक है, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ चीज़ छूट गई हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वो हमको कमेंट करके आप बताइए नीचे, ठीक है। तो